सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हम नए इत्तेहाद बनते देख रहे हैं, माजी के दुश्मनों को इस वक्त हाथ मिलाते देख रहे हैं। और आमतौर पर ये सब कुछ हुआ करता था इलेक्शन के बाद, जब सूरत-ए-हाल सामने आ जाती थी और एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर छोटी जमातों को मिलाकर हुकूमत बनाने के लिए अपने नंबर गेम को पूरा करने की कोशिश करती थी। लेकिन यहाँ इस बार सूरत-ए-हाल अक्सर मुख्तलिफ है और ये इत्तेहाद पहले ही बन रहे हैं इस बुनियाद पर। सिंध में अभी जो इत्तेहाद बना है पीपल्स पार्टी के खिलाफ के 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची और सिंध की हालत इस वक्त, अंदरूनी सिंध की हालत इंतहाई अबतर है। तो इस बुनियाद पर यह इत्तेहाद बना है। अब अंदरूनी सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना खतरनाक है और कितना उनको मुश्किल से दो चार कर सकता है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को कितने बड़े चैलेंज के तौर पर देख रही है। और फिर सिंध से निकलकर अगर हम वफाकी सतह पर बात करें तो वहां पर उसके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के कितने चांसेस हैं। और फिर साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसको उसके इंतखाबी निशान बल्ले के लिए इलेक्शन से पहले अगले 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने होंगे। अगर नहीं कराए जाते तो शायद उनको अपने इस निशान से हाथ धोना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ये बड़ा वाज़ेह कर चुका है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। मौजूद मेहमान ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर माहिर कानून राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल मंसूर साहब, भी गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं सर कि ये इस वक्त जो इत्तेहाद बना अभी मुस्लिम लीग नवाज का और MQM का, ये बना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और इनका जो इस वक्त बयानिया है कि 15 सालों में सिंध की हालत बिगाड़ दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 8 फरवरी के इलेक्शन में इस इत्तेहाद की कितनी कामयाबी आप देख रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी सुहेल साहब। जी, मैं समझता हूं कि ये जो इल्ज़ामात तराशी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। सिंध में पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन कराची में तो उतरी ही नहीं थी। हमेशा हमने शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए MQM को मौका दिया, उनको मिनिस्ट्रियाँ दी, सब कुछ दी। उन्होंने आज तक कराची शहर को कोई डिलीवर नहीं किया सिवाय लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के। और आज जिन इत्तेहाद पे वो जा रहे हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ का बयान सामने है। हकीम सईद के मर्डर से लेके कराची के अंदर जो भी दहशत गर्दी हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और MQM आज इतनी बेचारी हो गई क्योंकि वो MQM रही नहीं, वो एक PSB है जो PSB आकर उस सीट के ऊपर बैठ गई है, और उसको कमांड जो है वो खालिद मकबूल नहीं, मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए। अगर इनके पास अपना वोट बैंक होता तो ये क्यों बायकाट करते। मैं ये समझ रहा हूं कि इस बार भी इनका जो है कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इनके इस इत्तेहाद से जो इन्होंने नून के साथ किया है कि नून को बहुत बड़ा डैमेज होगा। अच्छा। क्योंकि नून का कराची में तो वोट बैंक है नहीं, और इनका पंजाब में वोट बैंक नहीं है, लेकिन MQM वहां पर हर घर में ये बात मशहूर है कि एक दहशतगर्द तंजीम थी, और जिसको कई बार नवाज शरीफ साहब ने भी बताया, चौधरी निसार ने भी इनके ऊपर ऑपरेशन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज MQM जो ये कहती थी कि मैं कराची की एक बड़ी पार्टी हूँ, तो आज इनको क्या ज़रूरत है कि ये कशकोल लेकर कभी GDA के पास जा रहे हैं, कभी नून के पास जा रहे हैं, कभी फे के पास जा रहे हैं। अगर इनका अपना वोट बैंक है तो फिर ये सीटों का एडजस्टमेंट किस बात का। मैं ये समझ रहा हूं कि अभी तो वक्त अभी आया नहीं है। जिस वक्त ये सीटों का एडजस्टमेंट होगा तो मैं समझता हूं कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है नून की। वहां पर क्या झगड़े बनेंगे, क्या फसाद होंगे, वो सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त तो देखें, हम ये कहते हैं कि कराची को तरक्की दें, सब मिल बैठकर हम एक टेबल पे बैठकर ये सोचें कि हमें किस तरीके से कराची को बचाना है, मईशत को बचाना है, लोगों को कैसे रोजगार देना है, इस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। लेकिन हमारा किसी का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म उस पर नहीं आ रहा कि माशी इस्लाहात क्या होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी से वर्क कर रही है। अगर ये कहते हैं कि कराची में क्या हुआ, कराची में मेयर जब उर्दू स्पीकिंग आ गया
तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात करता हूं कि उसमें तकरीबन अरबों रुपए के काम हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मीना बाजार का बाईपास तक शुरू हो गया। अच्छा, तो देखिए, जब आप तो खैर साहब, ये जब क्या वसीम अख्तर साहब मेयर थे उस दौर में कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो, चूंकि वो हमें बताते कि इख्तियारात ही नहीं है, और अभी मुर्तज़ा वहाब साहब जब मेयर हैं तो मुकम्मल तौर पर वो बाइख्तियार हैं। देखिए, आप ये जो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, अगर आप मुझे ये कहें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है तो भाई मैं क्यों सीट के साथ चिमट कर बैठा हुआ हूँ? मुझे ये बताइए कि आपके पास उस वक्त इख्तियारात नहीं थे जब 14 मिनिस्ट्रियाँ आपके पास थी, एक एक वजीर के पास 4 मिनिस्ट्रियाँ थी। उस वक्त क्या हुआ? अगर ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि ये कराची की तरक्की है, मुस्तफ़ा कमाल की तरक्की नहीं है, इसके पीछे किसी और की प्लानिंग थी, लेकिन उसको हाईजैक किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने और कराची के स्टेक होल्डर से पैसा लिया, जिसमें केपीटी से पैसा लिया, बैंकों से पैसा लिया, कोई वफाक का पैसा नहीं था। लेकिन वो जो तरक्की हुई वो मैं मानता हूं कि होनी चाहिए थी, लेकिन तरक्की तो तब होगी जब आप इस शहर को अमन देंगे। आपने शहर से इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब किया कि इस शहर में रहने वाला पठान, इस शहर में रहने वाला पंजाबी, इस शहर में और रहने वाली कौमें जो है शहर को छोड़ के अपनी इंडस्ट्री को उठा के पंजाब में ले गई। और मुझे एक बात बताइए कि पंजाब जो है, पंजाब में के महाजिर नहीं आए थे? पाकिस्तान में सिंध से ज्यादा महाजिर जो है पंजाब में है। महाजिर, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये लफ्ज है महाजिर, ठीक है एक कौम है, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ती। महाजिर को हम ये कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी कौम है, एक पीसफुल कौम थी, लेकिन उस पीसफुल कौम को क्या दिया? इन्होंने तालीम छीन ली, इन्होंने उनके हाथ में हथियार दे दिए, इन्होंने लोगों का कल्चर खत्म कर दिया, लोगों की अखलाकियात खत्म कर दी। कराची के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, अब सोहेल साहब इन्होंने किया क्या, जरा आप अरशद वोरा साहब से जान लेते हैं। अरशद साहब, ये उस जमात के साथ आपने इत्तेहाद किया जो 2015 के ऑपरेशन का बड़ा क्रेडिट लेती है, जो कि ज़ाहिर है कराची में हुआ, और उसके अमन को कायम करने की वो दावेदार है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो सारा कुछ हुआ है। पिछले 3 जो वफाक में हुकूमतें रही हैं, आप उनका भी पार्ट रहे हैं। इस बार ये इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करने की क्या वजह थी? अगर आप कराची की सबसे मकबूल जमात हैं तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला आप तने तनहा नहीं कर सकते कि जो आपको दूसरे सहारों की जरूरत पड़ रही है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी से तनहा मुकाबला करते रहे हैं, करते चले आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी करेंगे। पहले मैं जो मेरे दोस्त ने, ख्वाजा सोहेल मंसूर ने जो बात की है कि जिस तरीके से एमक्यूएम पर इन्होंने इल्जाम लगाया, तो इनको तो अभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए शायद 2-4 महीने हुए हैं। ये तो 10 साल तो ये एमएनए रहे हैं उसी पार्टी के, तो वो 10 साल में अभी ये कह रहे हैं कि जब इख्तियार नहीं था तो चिपक के क्यों बैठे रहे। तो फिर ये 10 साल चिपक के क्यों बैठे रहे जब इन्होंने 5 साल के टेन्योर में देख लिया कि यहाँ एमक्यूएम में इतनी बुराइयां हैं, तो फिर अगले 5 साल के लिए फिर दोबारा इलेक्ट हुए, फिर जो है वो कमेटियों के इंपॉर्टेंट कमेटियों के चेयरमैन उसी एमक्यूएम की बेस पे बने। तो फिर ये क्यों चिपक के बैठे रहे जबकि इनको ये पता था कि एमक्यूएम इतनी पूरी जमात है जितनी अभी इन्होंने पूरी लिस्ट एक पूरी गिनवा दी। बहरहाल देखें, पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से ये शहर नहीं, ये सूबा है। ये सूबा, अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, अभी बात हो रही थी, जरदारी साहब ही किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि 172 सीटें हमारे लिए लेना नामुमकिन है, हम नहीं ले सकते 172 सीटें, हम सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकते। यही जरदारी साहब, यही बेनजीर भुट्टो साहिबा 90 पर तशरीफ लाई थी और इन्हें हुकूमतें बनाने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो अगर पीपल्स पार्टी आज ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दे कि ये एमक्यूएम के पास नहीं आएगी, एमक्यूएम के दरवाजे पर नहीं आएगी, तो मैं फख्र से कहूंगा कि पीपल्स पार्टी सच्ची जमात है। आप देखते जाइए, ये इनकी जरूरत पे ये। अच्छा साहब, ये अभी जो आपने रिस्पॉन्ड किया इस पर ज़ाहिर है ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब खुद जवाब देंगे, लेकिन ये जो इल्जामात अभी इन्होंने लगाए, चंद महीनों पहले जब तक आप लोग पीएसपी के अंडर में काम कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी जमात बनाई थी, तो कमोबेश ये इल्जामात आप लोग भी उस प्लेटफॉर्म से एमक्यूएम पर लगाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे जवाब भी देने दीजिए इसका जी। देखें, पीएसपी जो है 2016 में बनी, मार्च 2016 में मुस्तफा कमाल के जो इख्तिलाफात थे, मुस्तफा कमाल ने एक A to Z 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इख्तिलाफात गिनवा दिए। अभी ये मार्च में हुआ था और अगस्त में सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में जो है ये बात साबित हो गई और 22 अगस्त हो गई। और 22 अगस्त के बाद
एमक्यूएम ने लंदन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया और एमक्यूएम ने एमक्यूएम पाकिस्तान अनाउंस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें मुस्तफा कमाल ने कही वो सही हुई। अब जब एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है लंदन से अलहदा होने के बाद, और जो मुस्तफा कमाल ने बातें की, मुझे ये बताइए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कराची में 20-20 लाशें गिरती थी। कई मौकों पर मुस्तफा कमाल साहब ने ये भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान दरअसल एमक्यूएम लंदन ही है, वहीं से अहकामात आते हैं, वहीं से हिदायत आती हैं। आप यू हैव टू लेट मी फिनिश। जी। आप ये मुझे बताइए कि मुस्तफा कमाल के इस बयान के बाद मुस्तफा कमाल ने चीजों को क्लियर किया, जो चीजें एमक्यूएम पाकिस्तान की भी समझ में आई। पूरा कराची कहता था कि सब लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। मुस्तफा कमाल के इस बयान के बाद आज कराची में एक लाश गिरती है। आज कराची में कोई महाजिर को पठान से लड़वा सकता है, कोई सिंधी को महाजिर से लड़वा सकता है, कोई पंजाबी को महाजिर से लड़वा सकता है। तो ये जो बयानिया मुस्तफा कमाल ने दिया था, ये बयानिया सही दिया था, आज ये सच साबित हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस बयानिया को एक्सेप्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर इस शहर में अमन है तो मुस्तफा कमाल के बयानिए की वजह से है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी जो एक हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि शहर की तमाम जो अवाम है उनकी ये ख्वाहिशात की, उनकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक ये एक हुए कि हमारे अलग अलग होने से, अलग अलग सेगमेंट होने से जो है इस शहर को नुकसान हुआ और लोगों ने फायदा उठाया। चलें, जो पॉइंट साहब ने साहब उठाए, ये ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब को मैं मौका देता हूं कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन जरा राजा खालिद महमूद साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करें। राजा साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने आज 20 दिन का वक्त दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हम वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक मखसूस जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कमोबेश यही मौक़िफ़ है, नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये अब ये हालात आपको किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? 20 दिन में तो ज़ाहिर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सकते, इसका मतलब आने वाले इंतखाबात में पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अपनी मुश्किलात हैं जो वो बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज के तौर पे। देखिए अरबाब साहब, गुजारिश इस तरह से है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसके लिए माजरत चाहूंगा जी सर, कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं जून 2021 में होना थे, जो आज तक नहीं हो सके। कानून ये कहता है, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, कि हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को पीरियडिकली अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने होंगे अपने दस्तूर के मुताबिक। हर पार्टी अपने दस्तूर में ये तय करती है कि उसे 2 साल के बाद अपने ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन करवाना है, 4 साल के बाद करवाना है या 5 साल, लेकिन 5 साल से ज्यादा की मुद्दत नहीं दी इलेक्शन एक्ट ने। यानी विद इन 5 ईयर आपको इलेक्शन करवाना होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, यानी ऑफिस बेयरर के, जिसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहा जाता है। और फिर होता यह है कि जो सेक्शन 209 है इलेक्शन एक्ट की, वो ये कहती है कि विद इन 7 डेज आपने इलेक्शन कमीशन में एक सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि हमने फलां तारीख को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जो लोकल लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक हुए, जिसमें प्रोविंसेस भी शामिल हैं, और फलां लोग हमारे फलां ओहदों के लिए मुंतखब हुए उस इलेक्शन के नतीजे में। पीटीआई सेक्शन 209 की कंप्लाइंस करने में नाकाम रही, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किया, शोकाज नोटिस जारी किया, फिर टाइम एक्सटेंड होता रहा। 2022 जून में फिर उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। इमरान खान साहब को तलब किया गया, वो हाजिर नहीं हुए, यानी टाइम उनके लिए फिर डेट एक्सटेंड की गई, फिर सितंबर के लिए कहा गया, लेकिन वंस अगेन। ठीक है, अच्छा राय साहब, ये अगर ये अभी भी 20 रोज गुजर जाते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, तो फिर उसके बाद कोई और सियासी जमात इस निशान के लिए दरखास्त दे सकती है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन अलॉट कर सकता है निशान उसको? जी कर सकता है। उसके बाद ये जो इलेक्शन सिंबल है ये फारिग हो जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जाएगा। कानून, यानी मैं आपको बस 2 मिनट में मैं इसे समाप्त करता हूँ कि हमारा जो इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन है 215(4), वो ये कहती है कि अगर कोई पार्टी सेक्शन 209 की कंप्लाइंस में नाकाम रही, शोकाज नोटिस का जवाब ना दिया, तो फिर 215(5) में उस पार्टी को मौका दिया जाता है, यानी समाअत की जाती है, और समाअत करने के बाद उसे कहा जाता है जी कि यू आर इनएलिजिबल, द पॉलिटिकल पार्टी इज इनएलिजिबल
to obtain the election symbol, यानी जो इलेक्शन सिंबल है that cannot be allocated to such a political party, तो लिहाजा वो इलेक्शन सिंबल किसी और को चला जाएगा। ठीक है। अगर 20 दिनों के अंदर वो इलेक्शन, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा। यानी टाइम भी एक्सटेंड होता रहा, बार बार उन्हें मौका देते रहे, उनको पर्सनल हेयरिंग भी हो गई उनकी। सही, चलें, हर मौका दिया। 20 दिन में ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी कि ये निशान मिलना है नहीं मिलना। ख्वाजा सुहेल साहब, ये इस वक्त अरशद वोरा साहब ने जो पॉइंट्स उठाए कि आप 10 साल रहे MQM में, आप MNA भी रहे, आप वो सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी उठाते रहे, फ़ायदे भी उठाते रहे, जब MQM हुकूमतों का भी हिस्सा रही, उस दौरान अमन व अमान भी ख़राब हो रहा था, वो लाशें भी गिर रही थी, जो आपके सारे नुकात थे, तो फिर क्यों आप उस सिस्टम का पार्ट बने हुए थे? डॉक्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये इस बात को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि MQM जो है वो कभी इलेक्शन कराची में नहीं जीती। अच्छा। वो हमेशा गोली के जोर पर जीती। ये डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाद में इनको भी मौका मिलेगा। और MQM जो है कराची की अगर बड़ी जमात होती, देखिए जब इन्होंने ये कहा कि जब आपको मौका, आप इतना 10 साल चिपके रहे, तो मैं बिल्कुल चिपका रहा, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए चिपका रहा कि एक आपको वाकया पता है कि बल्दिया के अंदर 350 लोगों को इन्होंने एक फैक्ट्री में जला दिया। इस शहर के अंदर इनकी दहशत थी, ये दहशत गर्दी के तौर पे चल रहे थे। हम तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, हमें जब इन्होंने एज ए साफ चेहरे इंट्रोड्यूस करवाया तो हम चले गए पार्टी में, लेकिन जब अंदर गए तो हमें पता चला कि अब बाहर आने का रास्ता नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर की अफवाज पाकिस्तान ने या रेंजर्स ने इस शहर को जब अमन दिया और ये वक्त आ गया कि इनका भत्ताखोरी बंद हो गई, इनका धमकियां बंद हो गई, खाले छीनने के सिलसिले बंद हो गए, ज़कात खैरात के नाम पर पर्चियां बंटनी बंद हो गई, तब जाके जब हमें मौका मिला तो हमने यहाँ से जान छोड़ाई। और डॉक्टर साहब भी उसी कंडीशन में थे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जब लंदन का सिस्टम खत्म हुआ तो PSB में शामिल हो गए, क्योंकि ये भी समझते थे कि वो दहशतगर्द जमात है। और ये बात फैक्ट है कि डॉक्टर साहब ने लंदन का सिस्टम खत्म होने के बाद, लेकिन लंदन के सिस्टम खत्म होने के बाद जो 22 तारीख थी या जो भी तारीख थी, मुझे वो इसलिए भी याद नहीं है कि वो एक मनहूस दिन था, तो उस वक्त डॉक्टर साहब जब PSB में गए हैं तो PSB उसके बाद भी कई अरसे तक जो है वो इल्ज़ाम तराशी होती रही, महाजरों के खिलाफ बातें होती रहीं, कराची की आवाम को लड़ाने की फिर कोशिश करते रहे, लेकिन मुस्तफा कमाल जो हैं वो बेचारे जो हैं वो एक सीट भी ना ले सके। एक उन्होंने कई बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके वोट कितने थे? 2000 2500, इससे ज्यादा उनको वोट नहीं पड़ा। बेचारे क्या करते? इधर यही हाल हो गया मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का कि जहां 14 सीटें लेने वाले थे उनके हाथ में 4 सीट भी नहीं आई, बल्कि वो 4 सीटें भी जो हैं हार गए। उसके बाद जाके किसी जगह पे पांव पड़े कि हमें ये सीटें दे दी जाए, नहीं तो हम शहर से खत्म हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब कई ज़िमनी इलेक्शन में उतरे। अगर उनकी लीडरशिप थी या उनकी कोई पर्सनल अपनी वो थी या वो मेयर के नाम से एक मशहूर आदमी थे, तो सर कोई 2000 10,000 20,000 वोट तो ले लेते। तो खैर साहब, ये भी आपने आज ये क्या हुआ है कि आज ये कशकोल लेकर एक जो इनके दुश्मन थे उन दुश्मनों के साथ ये हाथ मिला रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी इनको दिखाएगी कि हम सिंगल पार्टी के तौर पर इनसे मुकाबला करेंगे। ठीक है, चलो मैं अरशद साहब को एक चीज और इनसे यही मैं कह रहा हूं कि अगर हम इंशाल्लाह फेडरल में आ जाएंगे तो आपके दरवाजे पर जब हम आए तो आप अपना दरवाजा बंद कर दीजिएगा, आप अपनी सौदाबाजी ना करिएगा जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम बनाने के लिए आप सौदाबाजी करते रहे। चलो उनका जवाब क्या होगा मैं जरा अरशद साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन खालिद साहब अभी आपने कहा कि आप चले तो गए, MQM में वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त अगर आप सोचते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का तो क्या होता, कौन से नताइज आपको भुगतना? उसमें मतलब उसके बाद मुझे ये होता कि मैं शोदा के कब्रिस्तान जाता, फ्लैग के अंदर जो है मेरा कॉफन होता और ये सब जो हैं खड़े होकर दुआ कर रहे होते कि सोहेल भाई शहीद हो गए, सोहेल भाई शहीद हो गए। और जो कई हजार शहीदों की लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने झूठी सच्ची, उसके अंदर मेरा नाम भी आ जाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो अल्लाह ताला ने वक्त से पहले निकाल दिया। कोई ना कोई मेरी जिंदगी में नेकी होगी या मेरी माँ की दुआ होगी या डॉक्टर अरशद वोरा जैसे मेरे दोस्त होंगे। तो इस समय सोहेल साहब अहकामात मिलने से अमल होने तक वो एक पूरी एक चेन थी, सबको पता होता था। फिर ये इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कनेक्टेड MQM और पाकिस्तान और लंदन भी?
देखिए, अभी भी इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब हकीकी बनी थी तब भी ये कनेक्टेड थे। मैं ये नहीं कहता कि ये अब इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान कनेक्टेड होगी। उसकी वजह यह है कि अब तो ये कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा। और अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उस साइड के ऊपर देख सकें, क्योंकि इनका डिक्टेशन जो है या इनकी राब्ता कमेटी फैसले नहीं करती, फैसले किसी और जगह से हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुस्तफा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में तो अब वो बीमारी की वजह हो या कोई और चालाकी हो कि उनमें इतना फैसला करने की अगर सकत होती तो आज मेरा जहां तक ख्याल है पीएसबी उस सीट के ऊपर ना बैठती और मुस्तफा कमाल जो हैं उस सीट को ना हेड कर रहे होते। ठीक है, चलें अब जरा अरशद वोरा साहब को जरा मौका दें। अरशद साहब, ये अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी आपके साथ इलेक्शन के बाद कि जी आए हुकूमत बना लें हमारे साथ, क्या जवाब होगा? इनकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है इलेक्शन के बाद? बुराइयां कर रहे थे, अभी तो वो इतनी बुराइयां कर रहे थे, तो अब आएंगे क्यों? अव्वल तो उनको आना ही नहीं चाहिए ना। अच्छा, अगर आएंगे तो सौदा जरूर करेंगे ये। अच्छा, हाँ, अगर ये कहते हैं कि आएंगे तो जरा कुछ तोहफा लेके आइएगा। अरबाब भाई जरा मुझे सुन लीजिएगा। जी अरशद साहब, जी अरशद साहब। देखें, अभी इन्होंने इलेक्शन गिनवा दिए। इन्हें भी पता है 2018 के इलेक्शन में मुस्तफा कमाल न्यू कराची से रात को 9 बजे तक नंबर 1 पोजीशन पे 9000 कुछ वोटों से जीत रहे थे। मैं फेडरल बी एरिया में 9000 कुछ वोटों से जीत रहा था। अच्छा। और उसके बाद जो आरटीएस का हुआ हाल वो आप सब खेल में, लिहाजा मैं अब उस बहस में नहीं जाना चाहता। एमक्यूएम की अगर आपको जीत देखनी है तो एमक्यूएम की जीत मैं आपको दिखाता हूँ। एमक्यूएम वो जमात है जिसने इस शहर के होने का हक अदा किया है, जिसने के इसी पीडीएम में शामिल होकर जो आपके सेंसस हैं 10 साल में होते हैं, उन्होंने कंडीशनली उसको 5 साल में करवाया। और 5 साल में करवाने का नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के मुंह से जो है ये 1 सीट नेशनल असेंबली की और 3 सीटें प्रोविंशियल असेंबली की उस पॉपुलेशन के सही होने पे, जो कि पहले 1 करोड़ 35 लाख पे रुकी थी। एमक्यूएम के एक कारकुन ने काम किया, जाकर लोगों को घर घर गिनवाया। गो कि आज भी 2 करोड़ 3 लाख सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कराची को ये बेनिफिट मिला कि 1 एनए की सीट और 3 पीएस की सीट कराची की बढ़ी। ठीक है, चलें जरा जी, चलें ये पॉइंट आपको आगे जरा मौका दीजिएगा। एक जुमला बस जाते आते सोहेल मंसूर साहब कहना चाह रहे हैं। जी सोहेल साहब, बस चंद सेकंड जगह में नोटिफिकेशन जारी करते हैं 53 यूनियन काउंसिल्स का। हमने 75 यूनियन काउंसिल्स कराची की उन्होंने नहीं गिनी थी, और उसी बल्दियाती इंतखाबात के बाद इसी पीपल्स पार्टी ने कराची की 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो बढ़ाई, जो कि नोटिफाई हो गया। इसका मतलब कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड होते हैं। अच्छा, क्योंकि चलिए आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अरशद साहब जरा मौका दीजिएगा। जी खालिद साहब, बस 10 सेकंड है खालिद साहब मेरे पास। देखिए, ये तो इनकी सौदाबाजी जो है वो नून से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि ये इन्होंने पीटीआई को जब पीटीआई हुकूमत में आए तो ये पीटीआई का हिस्सा बन गए, क्योंकि इनको 4 वजारतें या 3 वजारतें मिल गई। जब नून आई तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये वादा ले लिया कि आप ये सीटें बढ़ा दें और हम चल पड़ेंगे। तो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, अरशद वोरा साहब, राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चंद और बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बार बार आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स का एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ, और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज न सिर्फ पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया और ये बता दिया गया कि ज़ाती मकासद के लिए जो लोग भी अवामी जो मायूसी इस वक्त पैदा कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको शिकस्त दी जाएगी। और ना सिर्फ उनको शिकस्त दी जाएगी बल्कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ममालिक मुदाखलत करके पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। और जो इस वक्त अवाम की हिमायत है पाक फ़ौज के साथ, और पाक फ़ौज की जो इस वक्त कोशिशें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उनको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। ख़ासतौर पर जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरह से रियासत ने फैसले लिए और जो गैर कानूनी मुकीम अफराद थे उनको बेदखली के लिए एक वक्त दिया गया। उसके बाद भी यह सिलसिला बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। इस दौरान चंद एक ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिसमें बड़ी जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो अब आगे आने वाले दिनों में कितनी यकजहती के साथ ये तमाम काम किए जाएंगे और किस तरह से इस सरजमीन पाक को दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत से और जो इस तरह की तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ होती हैं उनसे पाक करने की कोशिश की जाएगी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं ब्रिगेडियर
रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। फॉर्मेशन कमांडर्स में जो जिस तरह की आज ये गुफ्तगू की गई है, जो कुछ हमारे सामने आया, उससे जाहिर है कि हमारी न सिर्फ पाक अफवाज का बल्कि कौम का, अवाम का एक अज़्म हिम्मत, एक हौसला बड़ा बुलंद होता है। तो बाबर साहब, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आएँ और इस तरह की बात करें और कौम में एक उम्मीद पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें। जी बहुत शुक्रिया, इतना इंपॉर्टेंट इशू पे आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज में जो हमारे कमांड एचलॉन है, सीनियर कमांड लेवल, उसकी सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है ये, और इसकी कॉन्फ्रेंस साल में 2 दफ़ा होती है। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी अमूर डिस्कस होते हैं वो सारे कौमी अहमियत के होते हैं और पेशावराना अहमियत के होते हैं। उसके बाद जो अलामिया जारी होता है उसमें जो लुब लबाब उसका पेश किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान की कौम के लिए भी, और बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है मुल्क से बाहर हमारे जो खारजी ताल्लुकात हैं उनको भी, और ज़ाहिर है जो हमारे मुख्तलिफ हवालों से जो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं उनके लिए भी। आज की इस कॉन्फ्रेंस का अलामिया अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ का को डिस्कस किया गया और उसमें भरपूर तरीके से आयदा किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो रियासत की बहुत सी पॉलिसीज हैं उनके तसलसल के लिए भी, और दुश्मनों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि उनकी कोई भी साजिश इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। और मेरे नज़दीक इस कॉन्फ्रेंस में 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हुए। उसमें एक पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, रियासत की तरफ से, अवाम की तरफ से भी जो फ़लस्तीन की अवाम की, मजलूम अवाम की जो हमायत है उसका एक बार अदा किया गया, और इसराइल की वहशियाना जो वहाँ पर गजा में बमबारी और वहशियाना जो जंग जारी है पिछले 50 दिन से, उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की गई। और सब बहुत इम्पोर्टेंट उसमें यह है कि एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान की फ़ौज की सीनियर कमांड ने एक दफ़ा से फिर 2 स्टेट सोल्यूशन की भरपूर तरीके से हमायत भी की है, और वो हमायत के साथ साथ ये भी कहा गया कि इसमें वही 1967 से पहले की बाउंड्रीज पर मुश्तमिल एक फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए जिसका कैपिटल अल-कुद्स शरीफ हो। कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं, जो मकबूजा कश्मीर में भारत की जो जुल्म सितम है, उस मौजू के ऊपर भी फॉर्मेशन कमांडर्स ने एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की भरपूर हमायत का इआदा भी किया और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि इस तरीके से वो कभी भी मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता और वहाँ पर अपना कब्जा उसका कभी भी इस तरीके से जारी नहीं रह सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। मेरे नज़दीक इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इलामी में पॉइंट है वो उसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल से है, उन अनासर से है जो हमारे दुश्मनों का आलाकार बन के मुल्क के अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं, अबतरी फैलाने की कोशिश करते हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल को हवा देने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि उनकी सरकोबी की जाएगी, रियासत पूरे तरीके से तमाम वसाइल को बुरोकार ला के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी, चाहे उनका तल्लक किसी भी शोबे से या उनका तल्लक किसी भी नजरिए से हो, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ इस चीज का भी खुल के इआदा और इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासत के इक़दाम हैं, चाहे उनका तल्लक बराह रास्त गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम उनसे है, या रियासत ने मईशत की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट ने जो इक़दाम शुरू किए हुए उनके साथ ताल्लुक है, या दहशत गर्दी की वारदातों का, कार्रवाइयों का ताल्लुक है, हर महाज पर गवर्नमेंट की सपोर्ट भरपूर की जाएगी। और मेरे नज़दीक इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया है, इससे बात एक बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत यकजा है मुल्क की सलामती के लिए भरपूर तरीके से अपनी कोशिशें करने में, मुल्क को दाखिली तौर पर मजबूत करने में और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम अमूर को जहन में रखते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात। ठीक है, तो बाबर साहब ये जो ज़ाहिर दाखिली सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, अभी हमने देखा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को जब वापस भेजने की बात हुई तो कुछ इलाकों में एक रिएक्शन के तौर पर कुछ कार्रवाइयाँ ऐसा लगा कि सामने आई और उसमें फिर बहुत ही कम वक्फे से हमारे कुछ जवानों ने शहादत भी, वहाँ पर शहादत का दर्जा भी उन्होंने पाया। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं उनके खिलाफ इस वक्त घेरा कितना तंग है, उनके खिलाफ किसी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है या इस वक्त बड़ा स्मूथ सारा काम चल रहा है? जी, उसमें जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, मुसल्लह फ़ौज है, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए एक प्लानिंग के तहत इन तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तभी उनके लिए ज़मीन तंग होती चली जा रही है। फ्रस्ट्रेशन में आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसी
हरकतें, ऐसी कार्रवाइयाँ नजर आती हैं। और हमारे जहाँ तक जवानों का तल्लक है, वतन की खातिर रोजाना पाकिस्तान की फौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। फौज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बहुत हाई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ साथ कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इबहम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद रियासत की ये पॉलिसी ठीक नहीं है और ये चल नहीं सकेगी, रियासत को शायद अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़े। उनकी सरकोबी करके उनको इस चीज़ की बड़ा वाज़ेह पैगाम देना बहुत ज़रूरी है कि रियासत ने एक फैसला कर लिया है, उस पर पूरे मनोन से अमल भी किया जाएगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात हों। और इंशाल्लाह अवाम की हमायत से पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फौज इन दहशत गर्दों को कुचल कर रख देंगे। और तमाम वो लोग जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के कवानीन को पामाल करके रियासत को चैलेंज कर सकते हैं, वो कभी भी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। ये भी पैगाम बहुत बाबू साहब, जाहिर है कि ये इस तरह के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं वो फिर मईशत पर भी असरअंदाज होते हैं। इस वक्त मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी ज़रूरत है कि रियासत, हुकूमत, अवाम सब मिलकर काम करें। हम SIFC का जब हमने क़याम देखा, बड़ा एक खुशाइन कदम था। तो अब मुस्तकबिल में इस SIFC के थ्रू पाकिस्तान की मईशत पर आप कितने बेहतर असरात मुरतब होते देख रहे हैं, और फिर ये रियासत, अवाम और हुकूमत का जो इस पर इत्तेहाद और इत्तेफाक है, इसकी कितनी अहमियत है इस वक्त? जी, इसकी अहमियत कितनी है इसका वाज़ेह सबूत अब देखें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है इस वक्त पूरे बूम पे है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कराची 100 इंडेक्स आप देखें 58,000 को क्रॉस कर गया है। और ये एक वाज़ेह सबूत है कि मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। अदरवाइज डूबती हुई मईशत या खुदा न खास्ता जिस तरह लोग इबहम पैदा करने की कोशिश पिछले 2 सालों से कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान डिफॉल्ट किया तो कल किया, उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। और गवर्नमेंट के जो इकदाम है, चाहे आपने SFC की बात की है या साथ ही साथ जो मईशत की बहाली के दूसरे इकदाम है, स्मगलिंग के खिलाफ जो गवर्नमेंट काम कर रही है, या इसी तरीके से पावर थेफ्ट के मामले पर या सर्कुलर डेट के मामले पर, इसी तरीके से जो मईशत को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की इकदाम की वजह से पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ है, पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग अपनी ऑब्लिगेशन के मुताबिक उसको पूरे तरीके से पाकिस्तान उस पर अमल भी कर रहा है, कर्जे पे बैक भी किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मईशत में बेहतरी आ रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मईशत मजीद बेहतर होगी। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मायूसी वाली काम उसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। और गैर यकीनी इन बुनियादों पर नहीं फैलाई जा सकती और ना फैलाने की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि मईशत के ऊपर बेस करती है हर चीज़। मईशत बेहतर होगी तो मुल्क की सलामती को दरपेश खतरा से भी हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। मेरे नज़दीक मुश्किल वक्त अभी गुजर चुका है, मुश्किलात खत्म नहीं हुई, लेकिन बेहतरी की तरफ सफर जारी है। इस तरह यकजाहियत के साथ तमाम इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करे और अवाम की मदद के साथ इंशाल्लाह। सही। और बाबू साहब, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल था, एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा था, पाकिस्तान की करेंसी गिरती जा रही थी। फिर कुछ ऐसे इकदाम नजर आए, स्मगलिंग को रोका गया, उस एक्सचेंज रेट को वापस उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके करीब तरीन लाया गया। तो उससे काफ़ी सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है। अब इस पॉलिसी की कंटिन्यूशन कितनी ज़रूरी है, चूँकि अब कोई 60, 70, 75 दिन बाद इलेक्शन होने, एक मुंतखब हुकूमत आनी है, उस पर कितनी जिम्मेदारी होगी कि वो भी फिर रियासत के इन फैसलों को लेकर आगे उसी तरह चले जिस अंदाज में अभी ये निगरान हुकूमत लेकर चल रही है? जी, फैसलों का तसलसल और पॉलिसीज़ का तसलसल तो ज़ाहिर बहुत ज़रूरी है और कामयाबी की कुंजी इसी में है। और चूँकि इलेक्शन अभी इंशाल्लाह फरवरी की 8 को होने हैं, पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और इंशाल्लाह मजबूत गवर्नमेंट होगी। इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके आगे चलेगी। प्लेटफॉर्म एक मिल गया है, बस इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को अगर आगे लेके चलेंगे तो मैशत डेफिनेटली बेहतर होगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने को है। डॉलर वक्ती तौर पर तो मुस्तहकम पाकिस्तान की करेंसी हुई है, बट इसके लिए अभी लॉन्ग टर्म बहुत सारे इक़दाम की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में ये है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है, जिसको पता होता है कि अवाम के वोटों से आए हैं और इतनी उनकी मुद्दत है। दुनिया भी उसी की तरफ देख रही है, बट इंटरिम गवर्नमेंट और पाकिस्तान के रियासती इदारे बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म उन्होंने फॉर्म किया है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, कम अज कम मैशत की बेहतरी के लिए बिलखुसूस। और बाबर साहब, ज़ाहिर जिस तरह गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाई गई है और एक वाज़े बयानिया सामने आया, तो इसमें क्या आने वाले दिनों में कोई कलेक्टिव एफर्ट भी ऐसी सामने आ सकती है जिसका इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानिब से लिया जाए और प्रेशराइज़ किया जाए दुनिया की बड़ी ताकतों के जरिए इसराइल को कि ये जंग बंदी को अमली तौर पर यकीनी बनाएं, इस जंग को अब रुकना चाहिए? जी बिल्कुल आ सकती है। पाकिस्तान OIC प्लेटफॉर्म से भी कोशिशें कर भी रहे हैं, कोशिशों में मजीद तेजी भी आ सकती, आनी चाहिए भी।
और हमें ये कम से कम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि अंडर द सर्कमस्टांसेस अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भी पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन के लिए आज भी आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे वोकल आवाज़ अगर कोई है तो पाकिस्तान की तरफ से भी हम बहुत क्लियर है। आज के फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया, दफ्तर खारजा की तरफ से भी अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ये आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आई हैं। OIC का जो हालिया इजलास हुआ है उसमें भी पाकिस्तान बहुत क्लियर था अपने स्टांस में, और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एफर्ट्स और मजीद आगे बढ़ेंगी और उसमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि इन एफर्ट का कोई कलेक्टिवली कोई फायदा भी होगा और फलस्तीन की आवाम के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत का ये जो पहाड़ उनके ऊपर गिरा हुआ है इसको रोकने में मजमूई तौर पर उम्मा और इंटरनेशनल कम्युनिटी कामयाब हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। व्हाइट हाउस की तरफ से नई दिल्ली को वार्निंग मिली है और एक और सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश भारत ने की थी, लेकिन वो नाकाम भी हो गई और एक्सपोज भी हो गई। उस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भारत का मकरू चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। एक के बाद एक भारतीय साजिश न सिर्फ बेनकाब हो रही है बल्कि नाकाम भी हो रही है। और जो अभी ताज़ा खबर सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका में भारत एक और सिख रहनुमा को कत्ल करवाना चाहता था। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह को जो भारतीय एजेंसी थी रॉ वो कत्ल करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वक्त पर खतरे को भांपा और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिकी सरजमीन पर अगर एक अमेरिकी शहरी की जान को खतरा होता है तो ये अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इस वक्त जो बाइडेन की जो हुकूमत है वो ऐसे किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है, ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। और इंडिया के बारे में, भारत के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस वक्त कनाडा में हरदीप सिंह को कत्ल कराने के बाद अब अमेरिका में मुझे मरवाना चाहती है, चूंकि मैं खालिस्तान तहरीक का वकील हूं और मैं उस तहरीक को आगे बढ़ाता रहूंगा। अब भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। पिछले दिनों हमने देखा था कि FATF की टीम भी भारत गई थी, वहां भी भारत को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने की बातें हो रही थी। तो अब क्या इकदाम भारत के खिलाफ उठाए जा सकते हैं? और इस वक्त जो भारत का चेहरा दुनिया के सामने आया है तो दुनिया के बड़े ममालिक अब भारत के बारे में क्या सोच रखेंगे, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। हम पिछले कुछ अरसे से जो देख रहे हैं भारत की बेनकाब होती साजिशें जो कि दुनिया भर में एक के बाद एक मुल्क में बेनकाब होती जा रही हैं, अब आलमी सतह पर इस वक्त बड़ी ताकतों को क्या क्या इकदाम उठाने की जरूरत है भारत के खिलाफ? ये सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा को कत्ल करने का मंसूबा था जो कि दुनिया के एक बड़े अखबार ने बेनकाब कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अब देखें जून 2023 के अंदर जो कनाडा में उन्होंने एक सिख रहनुमा को वहां पे कत्ल किया था जो खालिस्तान की मूवमेंट के अलमबरदार थे, उसी पैटर्न के ऊपर अमेरिका के अंदर ये प्लान कर रहे थे। और इस सिलसिले में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया की, उसके एक जिम्मेदार ने एक बयान भी दिया था मीडिया के अंदर कि हम जहां जहां इस तरह के एलिमेंट्स होंगे दुनिया में उनको एलिमिनेट करेंगे, उनको कत्ल करेंगे। तो इसमें रॉ का जो बेसिकली जो चेहरा, असल चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है और मुसाद के पैटर्न पे काम कर रहे हैं जहाँ पे अपने एनिमीज को या अपने जो जिससे ये लोग मुताबिकत नहीं रखते उनको वहां पे कत्ल कर रहे हैं। तो ये कनाडा ने इसमें खातर ख्वाह इसमें स्टेप भी लिया था, इनके वहां से एम्बेसडर को भी निकाला था और कौंसिल ऑफिसर को भी, और फिर इनकी ट्रेवल एडवाइजरीज जो है वो भी जारी हुई थी। लेकिन अमेरिकन का चूंकि इंटरेस्ट है बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में इंडिया के साथ, तो उन्होंने अखबार के जरिए, मैं समझता हूँ शायद इसको लीक करवाई, ये बात की है। और जो वहां पे सिख लीडर हैं जो कि अलमबरदार अमेरिका में है, उनको कत्ल कराने की साजिश को जो है मीडिया के जरिए एक्सपोज किया है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उनकी गवर्नमेंट के साथ इसको शायद उठाया भी है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अखबार के मुताबिक ऐसे ही है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए जो आपके जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं बेसिकली वो हावी हैं अमेरिकन के ऊपर, जो कि खुद इन्फ्लेशन का एक शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इंडिया की मंडियों को बेसिकली अपनी मसनूआत के लिए वो एक बेहतर जगह समझते हैं और चाइना ऑफ कोर्स उसको राइज करना है ताकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो एक उसको काउंटर वेट के तौर पे देखा जा सके। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो हम डोमिनेट कर रहे हैं और खित्ते की जो अमन है उसको जो है उसको बिल्कुल पैसे पुश डाल रखा है। तो अभी जो फैटअप का जैसे आपने जिक्र किया, तकरीबन 350 सवाल पूछे गए हैं इंडिया से, क्योंकि वाज़ेह सबूत
फेटअप के पास मौजूद है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको फंड्स को उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रॉ जो है सिर्फ फहरिस्त है। इसके साथ साथ वहां पे जिस तरह 200 फैक्ट्रियां हैं गैर कानूनी जो असला बना रही हैं, और जिस तरह से कुलभूषण यादव हमारे पास जिंदा मिसाल है, अफगानिस्तान में बनने वाले जो कॉन्सुलेट है वहां से जिस तरह दहशतगर्दी थ्रू टीटीपी के एलिमेंट्स की पाकिस्तान में कराई जा रही है, तो उसके वाज़ेह सबूत दुनिया के सामने है। तो मेरा ख्याल में जो दुनिया के अमन पसंद और जो मॉडर्नाइज स्टेट्स हैं उनको इसके खिलाफ खुल के पोजीशन लेनी चाहिए। फेटअफ को अपनी सूख दिखाना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट में लाने के लिए तमाम इकदाम किए थे, जो कि वो भी गलत थे, उसको लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करके हमने सबको एड्रेस किया। तो लेट्स सी अगर वो 350 सवालों के जवाब से फेटअफ अगर मुतमईन होता है और उसको ग्रे लिस्ट में नहीं डालता, तो फिर वो क्वेश्चनेबल होंगे तमाम ऐसे इदारे। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल अदारे हैं जो और ब्रिगेडियर साहब अगर वो मुतमईन नहीं होता तो फिर क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, ये इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। और ये अगर कामयाब हो जाती भारत की ये साजिश, रॉ की ये साजिश, और अमेरिका में ये गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने में कामयाब हो जाते, तो फिर जो कनाडा में कुछ अरसे पहले हुआ था उसी तरह से दुनिया इसको भी इग्नोर कर देती, या चूंकि अमेरिका की खुद मुख्तारी चैलेंज होती तो कोई रिएक्शन सामने आ सकता था अमेरिका की तरफ से, चूंकि व्हाइट हाउस की तरफ से नई दिल्ली को वार्निंग देना, इस वार्निंग को आप कितना संजीदा ले रहे हैं? देखिए, मिला जुला रिस्पॉन्स है। अगेन मैं कहता हूँ जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं दुनिया के, खास करके अमेरिका के, वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस रहनुमा को कुछ हो जाता तो मेरे ख्याल में एक दराड़ वैसी पड़नी थी जैसे कैनेडियन और इंडियन रिलेशंस में आई थी, ऐसी अमेरिकन और इंडिया की रिलेशनशिप में भी आती, क्योंकि जो लोकल्स है वहां पे उन्होंने खातर ख्वाह के खिलाफ आवाज पहले भी उठाई थी और अब भी उठाते, तो एक मुश्किल पोजीशन में यूएस गवर्नमेंट आ सकती थी, जिसका मेरे ख्याल में उन्होंने मीडिया का सहारा लेके इसको लीक किया ताकि ऑफिशियल लेवल पे ना जाए, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप खराब ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता या इस सिलसिले में अगर मजीद शवाहिद सामने आते हैं और इंडिया की टेरर फाइनेंसिंग वो सबूत अगर सामने आते हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स हैं, जैसे मिसल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, जैसा ऑस्ट्रेलियन अरेंजमेंट है, जिससे वाजिना अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होती है, तो मेरे ख्याल में उसकी मेंबरशिप जो गैर रिवायती तौर पर इंडिया को दी गई थी उसको रोकना चाहिए, इनके ऊपर सैंक्शंस लगानी चाहिए। जैसे एक ही म्यार होना चाहिए दुनिया का, जैसे बाकी मुल्कों के ऊपर लगाई जाती है, तो वही म्यार इंडिया के लिए भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसके लिए खातर ख्वाह एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर इंडिया इसमें जो इम्प्लीकेट पाया जाता है। जी ठीक है। और ब्रिगेडियर साहब, ये जाहिर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर पिछले 22 साल में असले की सबसे बड़े पैमाने पर खरीदारी, दुनिया की जो कुल असले की पैदावार है उसका कोई 11 से 13% के करीब खरीदना, और फिर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसे भी दहशतगर्दी से कनेक्ट करना और उसके दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करते हुए उस रियल एस्टेट के बिजनेस के पैसे को इस्तेमाल करना, तो ये क्या ये तमाम सबूत, ये सारी चीज़ें जब दुनिया के सामने, ये फेटअफ के लिए काफ़ी नहीं है? अभी भी सवालात भेजे जा रहे हैं, उन जवाबात का इंतजार किया जा रहा है, अभी सवाल जवाब की गुंजाइश कहाँ बाकी रह जाती है? देखिए, फेटअफ के पास सबूत तो हैं, वो उससे शवाहिद मांगेंगे कि ये पैसे आपके किस तरह से बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं और किन मकासद के लिए गए, उनको वो सबूत तो देने पड़ेंगे। लेकिन फेटअफ है कि अपना प्रोसीजर पूरा करता है, पूरा जवाब देने के मौके देता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ फेटअफ का और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टेस्ट है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। क्या यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट है वो हावी हो जाएंगे या दुनिया के अमन को जो है मलूज़ खातर रखा जाएगा? तो इंडिया के लिए खातर का एक मुश्किल सिचुएशन है और मैं समझता हूँ इससे बच निकलना उसके लिए काफी जो है मुश्किल साबित होगा। और फेटअफ की क्रेडिबिलिटी जो है जिसमें वो दुनिया को जो ब्लैकमेल मैं तो कहूंगा वो करते हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को जो मेजर पार्ट्स उनके इंटरेस्ट को वो पूरा कर सकें, उसके लिए भी एक टेस्ट साबित होगा और मैं नहीं समझता कि इंडिया से बच पाएगा। जी। और लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर ये फेटअफ कोई अमली कदम ना उठा सका, ब्लैक लिस्ट को तो छोड़ें आप, अगर ग्रे लिस्ट में भी इंडिया को नहीं शामिल कर सका आने वाले जायजे में, तो फिर ये दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए क्या मैसेज होगा कि फेटअफ बिल्कुल बेबस है और अगर बड़ी ताकतें किसी मुल्क के साथ हैं तो फिर आप कोई कदम उनके खिलाफ नहीं उठा सकते किसी भी सतह का? देखिए, माइट इज राइट की पॉलिटिक्स चल रही है आपकी, जो है सही मानों में रियल पॉलिटिक, रियलिज्म जिसमें नार्किक सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, उसको ये जाहिर करती है। तो फेटअफ, और ना सिर्फ फेटअफ की वक़्त खत्म होगी बल्कि मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके ज़ेली इदारे, उसकी कमेटियां जो रेजोल्यूशंस ला रही हैं, अगर आप इसराइल को नहीं रोक सकते और चैप्टर 7 के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते, तो फेटअफ, ह्यूमन राइट्स वॉच, जेनोसाइड वॉच, ये तमाम इस तरह के इदारे जो हैं इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि जो महज़ब दुनिया है
जो अपने आप को इंसानियत के लंबरदार कहती है, वो इंडिया के सिलसिले में कोई रिस्क लेंगे और वो खुल के खड़े होंगे। ना सिर्फ वेस्ट बल्कि जो दूसरे डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो भी खड़े होंगे। चाइनीज खास करके मेरे ख्याल में वो रशियन जो है वो भी इसके लंबरदार होंगे। तो ये इंडिया के लिए मुश्किल सिचुएशन जो सामने डेवलप होती हुई नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर से खातर ख्वाह इसमें से प्रेशर हटेगा जब इंडिया की तरफ असल नजरें जाएंगी। और पाकिस्तान का मौकफ जो दुनिया में हमेशा इंडिया की हकीकत जो अश्कार करता चला है मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, तो हमारी आवाज जो है जो हमेशा मजलूमों के लिए उठाई जाती है, चाहे वो इसराइल के अंदर हो, चाहे फलस्तीन के अंदर हो या कश्मीर के अंदर, तो उसमें भी वजन पैदा होगा। तो वो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए काफी मुश्किल सिचुएशन है। और वेस्ट और मॉडर्नाइज जो स्टेट्स हैं, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, उनके लिए भी एक इम्तिहान। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना है कि इतने सारे सबूत और सब कुछ बेनकाब और मंजर पर आ जाने के बाद किस तरह की पाबंदियां भारत के खिलाफ तजवीज़ की जाती हैं और उस पर अमल कितना फिर मुस्तकबिल में हो पाता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।